Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. राधे राधे. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग. तो आज हमारा डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है. आज हम सीखेंगे कि किसी दिए गए क्षेत्र पे जब हमें लिमिट नहीं दी गई हो, उसके बदले हमें क्षेत्र दे दिया गया कि ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ऊपर आप समाकलन करिए, डबल समाकलन करिए, डबल इंटीग्रेशन करिए. तो फिर हम लिमिट हमें खुद से बनानी होगी, खुद से जो लिमिट है वो तैयार करनी होगी. ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि लिमिट आप खुद बनाते हैं, लिमिट दी हुई नहीं होती. उस तरीके से नहीं होता कि लिमिट आपको बताई हुई है कि ये रही लिमिट और कर दो समाकलन. ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके बजाय आपको एक क्षेत्र दिया होता है कि ये क्षेत्र है, ये समीकरण है उस क्षेत्र की. अब इस क्षेत्र पे आप द्विसमाकलन ज्ञात करिए या त्रिसमाकलन ज्ञात करिए. तो मोटा मोटी त्रि तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता जितना द्वि इंपॉर्टेंट रखता है. तो द्विसमाकलन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. तो दिए गए क्षेत्र के ऊपर द्विसमाकलन कैसे करते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा. दिए गए क्षेत्र के ऊपर द्विसमाकलन ज्ञात करना. दिए गए क्षेत्र के ऊपर द्विसमाकलन ज्ञात करना. दिए गए जो ज्ञात है द्विसमाकलन ज्ञात करना. तो याद रखिएगा, दोनों ही चीजें सेपरेटली दी हुई है. जो द्विसमाकलन है वो अलग दिया हुआ है और उसका जो क्षेत्र है वो अलग दिया हुआ है. दोनों को एक जगह हमें लाना है, दोनों को एक जगह लाना है. बस द्विसमाकलन में खाली इतना बता दिया कि ये भाई ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, इसका आपको 2 बार समाकलन करना है. पहले y के साथ करना है, फिर x के साथ करना है. अच्छा, कौन सी लिमिट में करना है, यहाँ पे गेम खेल दिया. यहाँ पे कह दिया क्षेत्र A पे समाकलन करो, क्षेत्र A पे द्विसमाकलन करो. अब लिमिट विमिट कुछ नहीं दी, ये क्षेत्र A, ये जो A है ये क्षेत्र होता है, मतलब इसके ऊपर. अब ये क्षेत्र A क्या है वो आपको सेपरेटली अलग से बताएगा कि ये क्षेत्र है. यहाँ मैंने लिखा है क्षेत्र, वो दिया गया होगा A कि भाई ये 2 कर्व है. क्षेत्र A ये दे दिया कि ये 2 कर्व है, एक है y बराबर fx, एक कर्व है y बराबर gx. ये जो दोनों कर्व है, ये दोनों कर्व जो एरिया परिबद्ध करते हैं, जो क्षेत्र परिबद्ध करते हैं, इन दोनों से जो परिबद्ध क्षेत्रफल है उसके ऊपर समाकलन करो. इन दोनों वक्र से जो परिबद्ध क्षेत्र है वो A है, उसके ऊपर आप ये द्विसमाकलन ज्ञात करो. तो इस तरीके से सेपरेटली दोनों चीजें हमें अलग अलग देगा और दोनों हमें एक साथ लाके और समाकलन करना होगा. लिमिट नहीं दी हुई, बस ये बताया हुआ है कि इसका समाकलन करो और जो लिमिट है उसे निकालने के लिए कहेगा कि वो रहे फंक्शन, वो रहा, उससे क्षेत्र बनाओ और आप अपना द्विसमाकलन करो. तो अब यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट हो गए, दोनों पार्टों को एक साथ लाना है क्योंकि समाकलन तब तक नहीं होगा जब तक लिमिट नहीं आएगी और लिमिट हमें वहां से निकालनी पड़ेगी. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है. नॉर्मली तो जो समान अगर सिंपल सवाल पूछता है तब तो लिमिट विमिट सब साथ में दे देता है, झंझट ही खत्म, सीधा समाकलन करवाता है जैसे हमने पहले सवाल किए थे, जैसे हमने कल किए थे. तो सीधा समाकलन करवाता है, परेशान करने का कोई इरादा नहीं होता. लिमिट विमिट दी होती है, बस आप तो जस्ट समाकलन कर दो, आप तो सिर्फ समाकलन कर दो, लिमिट विमिट दी हुई है. एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाता है तब तो ऐसा होता है कि आपको लिमिट और सवाल सब कुछ साथ में ही आता है, एक में ही आता है और जाके बस समाकलन कर दो, आंसर निकाल दो. और ऐसा जब बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाता है तब ऐसा होता है. लेकिन जब क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है तो फिर ये दूसरा वाला दाव खेला जाता है कि भाई क्षेत्र दे दूंगा, समाकलन दे दूंगा, लेकिन एक साथ नहीं दूंगा, अलग अलग दूंगा. आप तय करो
कि क्या लिमिट होगी, आप समाकलन करके बताओ। ठीक है, कैसे होता है इसको देखो। दोनों जो वक्र है, दोनों वक्र का डायग्राम बनाओ। दोनों ही जो वक्र है उनका डायग्राम बनाओ, जैसे y बराबर एफ एक्स और y बराबर जी एक्स। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि y बराबर एफ एक्स ये वाला कर्व है, ये y बराबर एफ एक्स है, तो ये आपने y बराबर एफ एक्स बना लिया। फिर आपका दूसरा कर्व बनाओ, सेकंड जो कर्व है उसको बनाओ। सेकंड कर्व है, वक्र जो है वो y बराबर जी एक्स है, फिर y बराबर जी एक्स को ड्रॉ कर दो। मान लो y बराबर जी एक्स ऐसे आया, ये दोनों कर्व आपके ड्रॉ हो गए, दोनों वक्र बन गए। क्योंकि दोनों वक्र बनेंगे भी, और जितने भी वक्र आपको यहाँ दिए होंगे, जरूरी नहीं दो, कई बार तीन तीन भी दे देता है, कई बार तीन तीन भी दे देता है, चार चार भी दे देता है। जो भी वक्र देगा वो इस तरीके से देगा कि ये सारे वक्र मिलकर एक बंद क्षेत्र बनाएंगे, एक बंद क्षेत्र बनाएंगे। बंद मतलब पैकम पैक, जिसमें कहीं से भी हवा नहीं आ सकेगी और अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकेगी, पूरा बंद होगा। जैसे ये दिख रहा है, ये बंद हो गया। तो इस क्षेत्र ए की बात कर रहा है, ये है वो क्षेत्र ए जिस पे समाकलन की बात कह रहा है कि इस पे जाके समाकलन करो। ये जो वक्र है इसके ऊपर आपसे समाकलन वो करवा रहा है, तो वक्र हमेशा बंद होगा, हमेशा बंद होगा। उसके लिए वो 4 वक्र दे या 3 वक्र दे वो एक अलग बात है, लेकिन वो 4 वक्र दे रहा है उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो पूरा जो क्षेत्र है वो सारे वक्र मिलके उसको पैक कर दे। जैसे अपना कमरा 4 दीवारों से, एक छत और एक फर्श से पैक होता है ना, तो वैसा ही कुछ होगा कि आपको चारों तरफ से पैक करके एक बंद वक्र बना के देगा और उस पे ही समाकलन करना है। अब इस पे समाकलन करने के लिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले, यहाँ कौन है, सबसे पहले कौन है, y। ये आपका फर्स्ट होगा, यही हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये हमारा फर्स्ट होगा और ये दूसरे वाला हमारा सेकंड होगा। तो पहले वाला हमारा y है, तो हम पहले y की तरफ जाएंगे। समाकलन ये जो क्षेत्र बना हुआ है इसमें y की तरफ जाएंगे, इसमें पहले y की तरफ जाएंगे। तो अगर मैं y की तरफ एक लाइन खींचूं और कहीं से भी खींचूं, तो लाइन इस वक्र से शुरू होकर इस वक्र तक जाएगी। चाहे मैं लाइन यहां खींच लूं, चाहे मैं यहां खींच लूं, सारी लाइनें देख लो यही है। इस वक्र से नीचे वाले कर्व यानी जी से शुरू होकर एफ एक्स तक जा रही है, दिख रहे, हर लाइन जी से शुरू होकर एफ एक्स तक जा रही है। जी से शुरू होकर मैं कोई भी पैरेलल लाइन खींचूंगा, इस क्षेत्र में कोई भी मैं वाई की तरफ लाइन खींचूंगा, वाई की तरफ खींची गई हर लाइन इस पहले वाले कर्व से शुरू होगी और इस ऊपर वाले कर्व पे जाके खत्म होगी। तो मुझे y की लिमिट मिल गई, y की लिमिट मिल गई। y बराबर जी एक्स से लेकर y बराबर एफ एक्स तक। ये y की लिमिट तैयार हो गई। ठीक है, अब ये जो लाइनें मैंने खींची है, ये गौर करो, ये जो पैरेलल लाइनें खींची है, ये लाइनें कहां से शुरू हो रही है, एक्स डायरेक्शन में बताइए, एक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि आपने लाइनें तो वाई की डायरेक्शन में खींच दी, वाई की डायरेक्शन में सारी लाइनें खींच दो, सारी। ठीक है, वाई की डायरेक्शन में सारी लाइनें ड्रॉ कर दो। अब ये देखो, ये जो सारी लाइनें हैं ये एक्स के किस मान से शुरू होकर किस मान तक चली है, एक्स के किस मान से शुरू होकर किस मान तक ये लाइनें चली है। ये सारी लाइनें जो वाई के समानांतर आपने खींची है, ये कहां से तो शुरू हुई होगी, कहीं से तो शुरू हुई होगी। कोई तो एक्स का मान होगा जिससे ये शुरू हुई होगी, और कोई तो एक्स का मान होगा जहां पे खत्म होगी। यहां से ये वो पॉइंट है जहां से शुरू हुई है, ये वो पॉइंट है जहां पे खत्म होगी, यानी ये वो एक्स के मान है जहां से ये लाइनें वाई के पैरेलल शुरू हुई थी, शुरू होंगी और यहां आके खत्म होगी। ये आपकी एक्स की लिमिट हो जाएगी, एक्स टेंड्स टू ए से लेकर एक्स टेंड्स टू बी तक, ये होगा आपका लिमिट। और फिर आपको कर देना समाप्त। तो आपको देखना है कि आपकी जो लाइन है ये कट का आइडिया नहीं है, एक्चुअली आप लाइनें देखो, आप सारी पैरेलल लाइनें ड्रॉ करो, सारी जो वाई के समांतर सारी लाइनें ड्रॉ करो और देखो ये लाइनें कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां खत्म हो रही है। बस जहां से शुरू हो रही है उसकी एक्स वैल्यू, जहां खत्म हो रही है उसकी एक्स वैल्यू, जहां शुरू हो रही है उसकी एक्स वैल्यू, जहां खत्म हो रही है उसकी एक्स वैल्यू। बस ये करना है, कोई जरूरी नहीं कि कट पॉइंट ही आप लो, क्योंकि कई वक्र कट पॉइंट नहीं होते, कई वक्र जो है उसमें कट नहीं होता। मान लो यही वक्र ऐसा होता,
आपको कहते हैं ये वक्र लो, अब ये वक्र लेना होता आपको, तो फिर उस केस में आप कहां से कहां तक लेंगे, जो भी वो बताएगा, वो जो कहेगा कि भाई लाइनें यहां से शुरू करके यहां तक ड्रॉ करो, तो इस लाइन से लेकर किस लाइन तक जा रहे हो आप। तो ये कोई कट पॉइंट की बात नहीं है, मेन आइडिया जो है वो है कि आप लाइनें शुरू कहां से कर रहे हो, किस पॉइंट से आप लाइनें शुरू कर रहे हो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और कहां तक आप लाइनें खत्म कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन जो आपने ड्रॉ की उसकी एक्स वैल्यू क्या थी, और जो लास्ट लाइन आपने ड्रॉ की उसकी एक्स वैल्यू क्या थी। अपनी फर्स्ट लाइन जो शुरू हुई है और आपकी जो लास्ट लाइन खत्म हो रही है, उन दोनों की एक्स वैल्यू ले लो और वो आपकी लिमिट, तो ये एक्स वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आपका समाकलन, इस तरीके से आप क्षेत्र को एक द्वि समाकलन में डाल के समाकलन कर पाएंगे। अब क्या बनेगा, बनेगा क्या, बनेगा ये कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ऊपर ये जो फलन है, ये फलन इस क्षेत्र के ऊपर ये जो फलन है, ये मान लो इसको प्लॉट मिल गया, ये जो है ये प्लॉट मिल गया। ध्यान से समझना कि बना क्या। अब ये जो बनेगा, मान लो वैल्यू आ गई 5 या 15 या 50, ये 5 या 50 15 है क्या, ये है कि ये जो प्लॉट मिला है, ये जो क्षेत्र मिला है, इस प्लॉट के ऊपर ये जो फंक्शन है ये अपनी इमारतें खड़ी करेगा। इस पॉइंट पर इतना, इस पॉइंट पर इतना, इस पॉइंट पर फलन का मान इतना, इस पॉइंट पर फलन का मान इतना, तो हर पॉइंट के ऊपर आपको फलन का मान मिलेगा। यानी यूं समझिए ये शहर का जमीन है, एक शहर की जमीन है और उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो रही है। बिल्डिंगें खड़ी कौन कर रहा है, ये फलन जो है ये वो बिल्डिंगें खड़ी करेगा, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एफ का मान होगा, एफ एक्स वाई का मान होगा, मतलब ये जो फलन है इसका कोई ना कोई मान तो होगा। तो हर पॉइंट पर एक बिल्डिंग खड़ी होगी, हर पॉइंट पे। तो ये जो आयतन बनेगा, ये जो शहर बसेगा या ये सोसाइटी बसेगी, इस क्षेत्र के ऊपर, इस प्लॉट के ऊपर जो सोसाइटी बसेगी, इस सोसाइटी के सारे मकानों का जो आयतन है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर 15 आया है तो इसका मतलब समझो इस सोसाइटी का आयतन आया। गोकुल धाम सोसाइटी समझ लो, है ना, वो उल्टा चश्मा जो देखते हो, जो उल्टा चश्मा होता है उसमें क्या होता है, वो एक जमीन है, एक प्लॉट है, वो तो क्षेत्र हो गया आपका, उस पे उसका घर, भेड़े का घर, उसका घर, वो जो सारे घर है वो खड़े हो गए, क्योंकि पहले जमीन आती है फिर घर खड़ा होता है। पॉइंट हो गया वो जहाँ पे वो जमीन खड़ी है, फिर वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी होगी। तो इस तरीके से जो बिल्डिंगें बन गई, उन बिल्डिंगों का जो टोटल आयतन है वो आपको ये निकाल के दे देगा कितना आयतन। तो ये जो क्षेत्र है इसे ध्यान रखना, क्षेत्र तो वो प्लॉट है जो आवंटित किया गया है मकान बनाने के लिए। फिर ये बिल्डर आएगा, ये बिल्डर आके मकान खड़े करेगा उस पर, फिर वो जो सारे मकान होंगे वो जो आयतन क्रिएट करेंगे, वो आयतन आपको ये द्विसमाकलन दे देगा कि वो आयतन कितना है। उस प्लॉट के ऊपर, उस क्षेत्र के ऊपर जो बिल्डिंगें खड़ी हुई हुई है उनका टोटल आयतन कितना है। ठीक है ना, तो ये है आइडिया द्विसमाकलन का, किसी क्षेत्र पे समाकलन करने का। अब इस पे सवाल करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हेन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, जो समाकलन का क्षेत्र आर है, आर जो है वो देखो ये रहा समाकलन क्षेत्र आर है, हमें लिमिट नहीं दी हुई, उसके बजाय बताया हुआ है कि ये देखो ये जो आ रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इनसे त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज के अंदर आपको समाकलन करना है। y बराबर 0, y बराबर x और x बराबर 1, ये जो 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें जो ट्राइंगल बनाए, है ना, ये जो 3 है, y बराबर 0, y बराबर x और x बराबर 1, इन तीनों लाइनों ने जो ट्राइंगल बनाया है वो ट्राइंगल आपका क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के ऊपर आपको ये समाकलन परफॉर्म करना है, बनाना है, कितना आएगा। ठीक है ना, तो पहले तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं, y बराबर 0, y बराबर x और x बराबर 1। तो y बराबर x यहां से जाएगा, ये हो गया y बराबर x। फिर है आपका y बराबर 0, y बराबर 0 कहते हैं एक्स एक्स को, ये हो गया y बराबर 0। फिर है x बराबर 1, x बराबर 1, और ये जो बन गया ये वो आपका एरिया।
अब जिन्हें बनाना आ गया है लिमिट, वो बना के देखो और फिर जो मैं निकालता हूं उससे मैच कराओ। देखो आपका और मेरा आंसर एक आता है या अलग अलग आता है। ये एरिया है जिसकी बात चल रही है आर, रीजन आर। ये वो प्लॉट है जो जमीन है जो आवंटित हुई है मकान बनाने के लिए। अब मकान बनेगा और मकान किस नियम से बनेंगे? इस फॉर्मूले से इसके बिंदुओं पर मकान बनेंगे। ये फॉर्मूला है जो मकान खड़े करेगा। हर बिंदु पे जो मकान खड़े होंगे वो होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 0 0 है, ये पॉइंट 0 0 है ना, 0 0 पे जो मकान बनेगा वो कितने हाइट का होगा? तो आप यहाँ पे 0 0 रखोगे तो 0 आ गया। इसका मतलब 0 0 पे कोई मकान नहीं बनेगा, ये जमीन खाली रहेगी, ये पॉइंट खाली रहेगा, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग 0 साइज की होगी। फिर आप आ गए 1 0 पे, फिर 1 0 पे क्या होगा? जैसे आप 1 0 रखोगे, 1 0 रखते ही हो गया 4। इसका मतलब जो .10 है, .10 ये रहा, .10 पे जो बिल्डिंग खड़ी होगी, .10 पे जो आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी उसकी लंबाई 4 होगी। यहाँ पे एक 4 लंबाई की 4 इमारत, यूं मान लो, एक एक को एक मान लेते हैं। वैसे एक को एक नहीं मान, क्योंकि 3.5 भी आ सकते हैं बीच में यहाँ पे, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो जो भी है, यहाँ पे यूं मानो कि 4 ले लो, यहाँ पे 4 मीटर की बिल्डिंग खड़ी होगी, या 4 फुट की दे दो, 4 फुट तो बहुत कम हो जाएगा, तो 4 मीटर मान लो। 4 मीटर की बिल्डिंग यहाँ खड़ी होगी। तो ऐसे ही हर पॉइंट के ऊपर एक बिल्डिंग, कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं छोटी कहीं बड़ी, इस तरीके से बिल्डिंग खड़ी होगी। उन सारी बिल्डिंगों का जो आयतन होगा, उन सारी बिल्डिंगों में अगर पानी भर दिया जाए तो कितना पानी आएगा? वो इतना है। सारी बिल्डिंगों को पैक कर दिया जाए, गेट वेट रखे ना जाए, ऊपर से छत खाली छोड़ दी जाए और ऊपर से पानी भरा जाए, तो उन सारी बिल्डिंगों में टोटल पानी कितना आएगा? समझ रहे हो आइडिया? आइडिया समझ रहे हो क्या है ये? तो यहाँ पे जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वाई की तरफ, हर लाइन आपकी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जाएगी, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक जाएंगी, यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ तक जाएंगी। तो कंफर्म हो रहा है कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। और लाइनें y बराबर 0 से लेकर y बराबर x तक। दूसरा है आपका, फिर लाइनें शुरू कहाँ से होगी? यहाँ से। यह है लाइनों का स्टार्टिंग पॉइंट। लाइनें खत्म कहाँ हो रही है? यहाँ। यह है लाइनों के स्टार्टिंग की x वैल्यू और लाइनों के खत्म की x वैल्यू। x बराबर 0 से लेकर 1 तक। ये आपका हो गया। अब कर दो समाकलन, पहले करो y के साथ, फिर कर दो x के साथ। x को तो एक बार वेट करवाओ, x को तो एक बार वेट करवाओ और y के साथ कर दो पहले। 4x² बाहर, dy का y, और y की लिमिट 0 से लेकर x तक, फिर माइनस y² का हो गया y³/3, 0 से लेकर x तक, और फिर dx। x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक, ये हो जाएगा 4x³ माइनस x³/3। x³/3, 4x³ माइनस x³/3, ये हो गया 12, 12 और कितना हो गया? 4×3 = 12, 11, 11/3।
और अंदर बच गया एक्स क्यूब, और ये एक्स की लिमिट है। एक्स 0 से लेकर 1 तक है, और अंदर बचा है हमारा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हमारा हो गया एक्स की पावर 4/4। 0 से लेकर 1 तक 11/3, 1/4 - 0, ये हो गया आपका 11/12। फिर ये आंसर किस बात का है? फालतू ही है। ठीक है ना, ये नहीं है, 11/12 है आंसर। तो आंसर है 11/12। अच्छा, वो अंडर रूट वाले का आंसर है क्या? सुधांशु कह रहा है कि √4x² - y² का आंसर ये है। अगर यहाँ पे हम अंडर रूट लेते हैं 4x² - y², तब इसका आंसर ये आएगा, है ना। अगर अंडर रूट लेते हैं तो आंसर ये आएगा। चलो वो भी कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं एक, आ जाओ, वो भी ट्राई कर लेते हैं। y बराबर 0 से लेकर y बराबर x तक, x बराबर 0 से लेकर 1 तक, अंडर रूट 4 को लिख दिया 2x का स्क्वायर माइनस y² dx और dy। पहले y के साथ करेंगे तो जो बड़े वाला फॉर्मूला है वो लग जाएगा, बड़े वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा, √a² माइनस x² वाला जो बड़े वाला समाकलन होता है वो लग जाएगा। √a² माइनस t² dt बराबर t/2 √a² माइनस t² प्लस a²/2 साइन इनवर्स t/a। ये वाला जो फॉर्मूला है ये लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले को पहले y के साथ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हमें जो मिलेगा वो ये होगा, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक, और पहले आ जाएगा t/2 यानी y/2 √2x² माइनस y² प्लस a²/2। a मतलब 2x का स्क्वायर, 4x², 2 से कट गया 2x², और साइन इनवर्स t/a, t यानी y/a, a यानी 2x, और फिर लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से लेकर y बराबर x तक, और फिर हो जाएगी dx। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, y/2, पहले y बराबर x रखोगे, अच्छा यहाँ x रखने पर ये हो जाएगा x/2, और 4x² माइनस x², x √3 आ जाएगा, प्लस x कट गया, 1/2 आ गया, और साइन 1/2 का मान, साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 30 डिग्री, ये π/6 आ गया। 0 रखने पे तो सारा ही 0 आ जाएगा, ये 0, फिर आपका dx।
एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 3/2 प्लस पाई/3 और एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3 हो जाएगा, ये बाहर, ये हो गया x³/3 और लिमिट 0 से लेकर 1 तक, जो कि आ गया 1/3 अंडर रूट 3/2 प्लस पाई/3। ये लो, बिल्कुल यही आंसर आ गया, 1/3 अंडर रूट 3/2 प्लस पाई/3। तो सही है, ये आंसर तब आएगा जब अंडर रूट लगा हुआ रहेगा। चलो, एक के साथ एक सवाल और मिल गया। तो अंडर रूट होगा तो ऐसे हो जाएगा, और बिना अंडर रूट होगा तो वो सीधा हो जाएगा डायरेक्ट उससे। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये है, वैल्यूएट करो, मान निकालो इसका। डबल समाकलन x+y² dx dy ओवर द एरिया, ये जो हमारा दिग्वर्त है, इस दिग्वर्त के ऊपर समाकलन करो, इस दिग्वर्त के ऊपर समाकलन करो। एक दिग्वर्त की जो परिसीमाएं हैं उनके भीतर समाकलन करो। और हमारा जो दिग्वर्त होता है, अभी इसे समझो। दिग्वर्त में एक इंटरेस्टिंग चीज देखना कि आपको जो दिग्वर्त होता है देखने में लगेगा, अब यहाँ जो देखने में आपको लगेगा कि ये एक समीकरण है, लेकिन समीकरण जो होता है पूरे उसका 2-3 टुकड़े होते हैं। आप जितने चाहे उसके टुकड़े कर सकते हो, उसके छोटे छोटे हिस्से बांट सकते हो, है ना। इसे एक बात समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बहुत जरूरी है लिमिट निकालने के लिए। एक बार सेव कर दूं मैं इसको, यहाँ समझना, ये जो है ये पूरा दिग्वर्त है, ये पूरा दिग्वर्त है, पूरा का पूरा, मतलब टोटल जो बनता है वो दिग्वर्त है। लेकिन हमें तो लिमिट चाहिए, जब लिमिट चाहिए तो हम नीचे से ऊपर तक समाकलन करेंगे। तो ऊपर वाला अभी तो जैसे पढ़ाया गया, जो भी मैंने बताया था कि नीचे वाला फलन ऊपर वाला फलन, तो एक समीकरण में ऊपर वाला और नीचे वाला कैसे तय होता है, कैसे तय होता है कि नीचे वाला फलन कौन सा है और ऊपर वाला फलन कैसे, ये कैसे तय होगा, इसे समझते हैं। देखो, एक वर्त का समीकरण लेता हूँ, वर्त से शुरू करते हैं। ये वर्त का एक समीकरण ले लिया, सिंपल है ना, जिसकी त्रिज्या तो 1 है और केंद्र मूल बिंदु है, ये आपका वर्त है। अब वर्त में इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो पूरी इक्वेशन एक ही वर्त की है, लेकिन इस वर्त के भी कई टुकड़े हैं, इस वर्त के भी कई टुकड़े हैं। एक्स एक्स से नीचे का हिस्सा और एक्स एक्स के ऊपर का हिस्सा, एक्स एक्स के नीचे का हिस्सा और एक्स एक्स के ऊपर का हिस्सा। ये कैसे पता चले कि एक्स एक्स के नीचे के हिस्से की क्या इक्वेशन है? इस इक्वेशन के आप कई टुकड़े कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो टुकड़ा आप कर सकते हो, जो चाहिए वो टुकड़ा आप कर सकते हो। जैसे इस वर्त के 2 हिस्से हैं, दूसरे तरीके से देखोगे और 2 हिस्से बन जाएंगे। जैसे अगर मैं एक्स एक्स के सापेक्ष देखूं तो एक्स एक्स के सापेक्ष एक हिस्सा एक्स एक्स के नीचे का है और एक एक्स एक्स के ऊपर का है, एक एक्स एक्स के नीचे का है और एक एक्स एक्स के ऊपर का है। अच्छा, कैसे निकलेगा?
इसकी समीकरण क्या होगी? तो जब आप समीकरण को सॉल्व करते हैं, जब आप समीकरण को सॉल्व करते हैं, आपने समीकरण को सॉल्व किया, वाई स्क्वायर बराबर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर आया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो वाई के दो मान आए हैं, इन्हें गौर करो। अगर हम इन्हें बनाएं तो हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या है, उस पर गौर करो। ठीक है, ये गौर करो। मैंने प्लस वाला हिस्सा लिया, प्लस वाला। मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक बार समझ में आ जाए। देखो, y का मान निकाला, इसमें से y का मान निकाला, सिर्फ प्लस वाला लिया, और सिर्फ प्लस वाला लेते ही सिर्फ ऊपर वाला आधा बना है, ऊपर वाला। यानी ऊपर वाले की समीकरण ये है, वृत्त के अंदर ऊपर वाले हिस्से की समीकरण ये है। तो जब आप सॉल्व करके ये निकालते हैं तो भूल याद रखना कि अब ये वृत्त नहीं रहा, ये वृत्त का आधा हिस्सा है। ये वृत्त है, वृत्त तो ये है, ये वृत्त का आधा ऊपर वाला जो एक्स एक्स से ऊपर वाला हिस्सा है वो है। ऐसे ही मैं अगर इसमें माइनस ले लूं, इसमें अगर मैं माइनस डाल दूं यहाँ पे, अब मैं इसको बंद करता हूं वापस से। ये देखो, ये तो है ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। ये है नीचे का हिस्सा, माइनस वाला, जो माइनस वाला पार्ट है वो वर्त का नीचे का हिस्सा है। अगर मैं दोनों को बना दूं तो मेरा पूरा वर्त बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा पूरा वर्त बन जाएगा। तो जैसे ही आप जब समीकरण को सॉल्व करते हैं, हर चीज जो आप कर रहे हैं वो कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर डाल रही है। आप जब समीकरणों को इधर भेजते हो या उधर भेजते हो, जो भी आप छोटे से छोटा काम भी करते हैं, छोटे से छोटा काम भी जो आप करते हो, उससे आपके समीकरण में बदलाव आ रहे हैं, है ना। कई बार होता है कि जैसे आपसे सॉल्व करते हैं, आप ये बना देते हैं तो आपको लगता है कि अभी भी वर्त है, ये वर्त नहीं रहा। अब आपने प्लस या माइनस में से जो भी हिस्सा लेंगे, लेते ही ये वर्त का अर्ध हिस्सा रह जाएगा। अच्छा, यही अगर आपने एक्स के साथ किया होता, तो यही चीज अगर आपने एक्स के साथ की होती तो क्या होता? मतलब एक्स का मान निकाला होता वाई का मान निकालने के बजाय। अब गौर करो, अगर आपने एक्स का मान निकाला होता तो ये वाई के प्रत्यय वाला उस साइड वाला आधा व्रत आपको मिलता, ये आपको आधा व्रत मिलता। और ये अगर माइनस का लेता हूं, ये लो, देखो, देखा। तो जब भी आप मान निकाल रहे हैं, जब भी आप सोल्व करके एक्स निकाल रहे हैं या वाई निकाल रहे हैं इस समीकरण से, तो फिर वो वर्त का वो वाला हिस्सा क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही, वो आधा हिस्सा जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आप वाई निकालेंगे, अगर आप वाई निकालेंगे और प्लस का वाई निकालेंगे तो वर्त का ऊपर वाला आधा हिस्सा आ जाएगा। ये ऊपर वाले आधे की समीकरण है, ये पूरे वर्त के समीकरण नहीं है। ये एक्स एक्स के ऊपर, एक्स एक्स के ऊपर का जो वृत्त है उसकी समीकरण है। ये एक्स एक्स के नीचे के समीकरण है। ये वाई एक्स के दाएं तरफ की समीकरण है। ये वाई एक्स के बाईं तरफ की समीकरण है। तो आप क्या निकालते हैं उससे उसके समीकरण चेंज हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है कि समीकरण कैसे रोल है। ये है व्रत, ये व्रत है। लेकिन सोल्व तो करोगे, पेन तो चलाओगे ही, आगे पीछे तो करोगे ही। तो जैसे आप आगे पीछे करोगे, करते ही आप उसमें से एक हिस्सा निकालने लग जाएंगे, एक छोड़ने लग जाओगे, एक निकालने लग जाओगे, ये शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जो आप ये कर रहे हैं इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी आप पक्षांतरण करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका फर्क आपके समीकरण के ऊपर पड़ जाता है, फिर वो व्रत नहीं रहता। क्योंकि ये भी व्रत है, ये भी व्रत है, नहीं ये व्रत है, ये व्रत है, ये व्रत नहीं है, ये व्रत है, ये व्रत नहीं है, ये व्रत का आधा व्रत है, ये अर्धव्रत है, अर्धव्रत। ये एक्स एक्स के ऊपर का आधा व्रत, ये एक्स एक्स के नीचे का आधा व्रत, ये एक्स एक्स के वाई एक्स के दाईं तरफ का आधा व्रत, ये वाई एक्स के नीचे का, वाई एक्स के बाईं तरफ का आधा व्रत। ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो आधा व्रत जो है वो बच जाएगा। ठीक है, ये आप दिग्वर्त में करेंगे, दिग्वर्त में भी ऐसे ही होगा, आधा नीचे आधा ऊपर, या इधर वाला जो आपको चाहिए वो आधा रख लो
और दूसरा छोड़ दो, ठीक है ना? क्लियर है ये बात समझ में आ गई? शर्तें लगाओगे आप, वर्त में से जो हिस्सा चाहो वो निकाल सकते हो। देखो और देखो, ये देखो ये रहा, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का वर्त चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आधा वर्त हो गया, और आधे वर्त में भी मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फर्क है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फर्क है? ये मेरा आधा व्रत आ गया। मैं जैसे ही वाई निकाला, मेरा आधा व्रत आ गया आधा व्रत। अब आधे व्रत में भी मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला व्रत चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, सिर्फ फर्स्ट वाला। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्क है कि यहाँ पे एक्स का मान माइनस का होता है और यहाँ एक्स का मान प्लस का होता है। तो मैं इस पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन और लगा दूंगा कि भाई मुझे एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए, मुझे एक्स ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो चाहिए, मतलब एक्स माइनस का नहीं चाहिए, एक्स माइनस नहीं चाहिए। अरे ये जैसे ही मैं लगाऊंगा मेरा व्रत, ये लो, ये आपका आ गया। तो आप इस समीकरण, ये समीकरण पूरी है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे वर्त की समीकरण है, पूरे वर्त की। ये एक साथ काम नहीं आएगी। जितना टुकड़ा आपको चाहिए उतनी आपको स्पेसिफाई करके उसको रोकना पड़ेगा, भैया मुझे उतना उतना चाहिए, जितना जितना चाहिए उतना उतना रख लो, जितना जितना चाहिए उतना उतना रख लो, उतना उतना आपको टुकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, मान लो और एग्जाम्पल लेते हैं और चलते हैं कि भाई मुझे इतना भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ व्रत इतना चाहिए, यहां तक, यहां तक, मतलब इसका भी आधा चाहिए, इसका भी आधा चाहिए, आधा चाहिए। तो ये 0 से 1 तक है, तो 0 से आधे तक आओ, 0 से आधे तक। तो मैंने एक्स को और बांध दिया कि भाई एक्स तो आधे से पहले पहले ही रुक जा, मुझे पूरा नहीं चाहिए। ये लो, ये लो, समझ रहे हो? जितना चाहे उतनी समीकरण आप अपने पास में रख सकते हो, जितनी चाहिए। अब याद रखिए ये पूरी समीकरण है, इसका समाकलन करोगे तो आप पूरे का करोगे, और कई बार हमें पूरे का नहीं करना होता, कई बार हमें इतने से क्या करना होता है, जितने से करना होता है उतना ही, फिर आपको पूरा उतना ही हिस्सा, समीकरण जितनी समीकरण लोगे उतना ही क्षेत्रफल निकलेगा, उतना ही वो समाकलन होगा। तो अगर आपने समीकरण ही गलत चुन ली, अगर आपने समीकरण ही गलत चुन ली, तो आप फिर जो समाकलन कर रहे हैं वो भी गलत हो गया, क्योंकि आपको समीकरण तो आपने एक्स्ट्रा ले ली, ज्यादा समीकरण ले ली, ज्यादा समीकरण लेनी नहीं थी, उतनी ही समीकरण लेनी थी जितने का समाकलन आपको करना है। तो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट कि इक्वेशंस को रोकना कैसे होता है, बांधना कैसे होता है। इक्वेशन को बांधोगे नहीं तो अब ये देखो पूरा व्रत मिलेगा आपको, अगर आप इससे उम्मीद कर रहे हो कि ये व्रत है, तो हाँ बिल्कुल व्रत है, ये कोई मना नहीं, ये पूरा व्रत है। लेकिन क्या आपको पूरा व्रत चाहिए? क्या आपको पूरा व्रत चाहिए, हाँ या ना? पहले उसके साथ जाना है। और व्रत चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उस हिसाब से आपको इस समीकरण को उतना ही लिमिट करना होगा। समीकरण को लिमिट नहीं करोगे तो पूरा व्रत देता रहेगा। ये तो हमेशा आपको पूरा व्रत देगा। क्या आपको पूरा व्रत चाहिए? तब तो ले लो। अगर पूरा व्रत नहीं चाहिए तो फिर इस समीकरण को लिमिट करो कि भाई मुझे इतना इतना ही चाहिए, वो उतना उतना आपको दे देगा। और समाकलन में ये बहुत जरूरी होता है कि आप लिमिट करो आपके समीकरण को, क्योंकि पूरा व्रत आ जाता है, कई बार पूरा व्रत हमारे काम का ही नहीं होता, कई बार पूरा व्रत हमारे काम का ही नहीं होता, तो फिर हम लेके क्या करेंगे, पूरा व्रत लेके क्या करेंगे? तो इसलिए बांधना होता है। अब जैसे इसी सवाल में आते हैं, इसी सवाल में भी यही परेशानी है कि बच गया, सेव किया हुआ है।
इसमें भी याद रखना, इसमें भी जो दीर्घवृत्त है वो पूरा है, हमें नीचे से ऊपर तक चलना है इसमें ना, नीचे से ऊपर तक, क्योंकि ये एरिया जो है ये पूरा दीर्घवृत्त का एरिया है, पूरे दीर्घवृत्त का एरिया। ये पूरा दीर्घवृत्त का एरिया है, और पूरा दीर्घवृत्त के एरिया में आप जो समाकलन करेंगे वो, ये नीचे वाला कर्व आप अलग कर सकते हैं, नीचे वाले कर्व की अलग इक्वेशन है, ये तो आप जान चुके हैं, हर टुकड़े की अलग इक्वेशन है, हर टुकड़े की आप अलग इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे ये टुकड़ा है, इस टुकड़े की इक्वेशन होगी, आप y का मान निकालिए और माइनस वाला ले लो, y का मान निकालो और माइनस वाला ले लो, ये उधर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा, बी बराबर माइनस बी ले लो, माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो ये आगे नीचे वाले दीर्घवृत्त के समीकरण, नीचे वाले दीर्घवृत्त के समीकरण। अब है ऊपर वाले दीर्घवृत्त के समीकरण, ऊपर वाला, यही ऊपर वाले की होगी लेकिन प्लस में होगी। ये आ गया ऊपर वाला दीर्घवृत्त, आ गया दो, अब आपके लिए दो वक्र बन गए, ये परफेक्ट हो गया, दो वक्र बन गए, एक दीर्घवृत्त को हमने दो वक्रों में तोड़ लिया, और हमारी लाइनें ऐसे ड्रॉ होंगी, ये रही हमारी लाइनें, इस ब्लू वाले से पिंक वाले पे जाएंगे, ब्लू वाले से पिंक वाले पे जाएगी, ठीक है, और कहां से कहां तक जाएगी, यहां से यहां तक, ये है हमारा x बराबर माइनस ए, और ये है x बराबर ए, माइनस ए से प्लस है, माइनस ए, x की लिमिट माइनस ए से लेकर प्लस ए तक, और y की लिमिट माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर से लेकर y बराबर माइनस बी प्लस बी, इसे खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और dx और dy। अब बस खाली हमें समाकलन करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें इसे समाकलन करना है, ऐसा कोई नियम, स्टैंडर्ड नियम बनाने होते हैं आपको। अगर हम ऊपर से नीचे लेते तो फिर क्वेश्चन ये होता कि आप ऊपर से नीचे क्यों ले रहे हो, नीचे से ऊपर क्यों लेते हो। कुल मिला के हमें नियम सेट करने होते हैं, पहले हमें नियम सेट करने होते हैं, जो भी नियम है वो फिक्स कर दो। जैसे कोई पूछे कि क्रिकेट की जो पिच होती है वो 22 फुट की क्यों होती है, 23 भी हो सकती थी, 21 भी हो सकती थी, लेकिन जो भी होती एक तो नंबर होता ही ना, जो भी होती एक नंबर तो होता, 22 की जगह 23 भी कर सकते थे, 23 हो जाती तो आज लोग सवाल पूछते कि 22 क्यों नहीं हुई, और 22 कर दी तो ये सवाल हो गया कि 23 क्यों नहीं हुई। तो ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, जो आपको स्टार्ट करना था, बेस शुरू करना, आपको परिभाषित करना था, आपने ये सेट कर दिया कि भाई हम इस तरीके से चलाएंगे, है ना, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि आप माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, आपने ये डिसाइड किया, तो आपका यही ठीक था, यही रखा। आप चाहते तो उल्टा भी हो सकता था, लेकिन अब पूरी गणित को रिवर्स करना पड़ेगा, अगर आप ये चाहते हैं चेंज करें तो फिर आपको पूरी गणित को रिवर्स करना पड़ेगा। नॉर्मली हम मानते हैं कि माइनस से प्लस की तरफ ही चलें, तो हमने लिमिट को वैसे ही सेट कर दिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लो लेवल से हाई लेवल की तरफ, वो हमने डिसाइड किया, गणित में हमने दिशा ये डिसाइड रखी, तो अब ये हो गई। ऐसा ये कोई बाध्यता नहीं है कि यही डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन है, नहीं, ये डायरेक्शन शुरुआती डायरेक्शन थी जिसमें माना गया कि भाई हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे बस, और उस समय अगर उल्टा कर देते तो वो चल जाता, है ना। और देखें तो हमने नॉर्मली, अब जैसे हम उसको लेते हैं, कोण को लेते हैं, तो कोण को हमने ये डायरेक्शन रखी है, कोण की डायरेक्शन हमने ये रखी है, तो अब सवाल आता है कि ये क्यों रखी, ये वाली क्यों नहीं रखी, तो बिल्कुल ये वाली भी रख सकते थे, लेकिन वो शुरुआत में क्या रख दिया गया, शुरुआत में कुछ तो रखना ही था। आप सोचो, एक को प्लस कहना था, एक को माइनस कहना था। जैसे अभी मैं दिन रात वाला एग्जांपल लेता हूँ, कि आप दिन रात वाला एग्जांपल ले लो, अगर शुरुआत में अब कोई कहे कि दिन को दिन और रात को रात क्यों कहे,
तो ये कोई बाध्यता नहीं थी कि दिन को दिन या रात को रात कहें। अगर शुरुआत वाले बंदों ने, शुरुआत वाले लोगों ने दिन को रात कह दिया होता और रात को दिन कह दिया होता तो आज वैसे चल पड़ता, आज सिस्टम वो चल पड़ता, आज वो सिस्टम होता कि ये दिन ये रात, है ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब परेशानी है, अब परेशानी है। अगर अब हम चेंज करें, अब अगर हम चेंज करें और अब मैं दिन को रात कहना शुरू कर दूं, रात को दिन कहना शुरू कर दूं, तो अब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल और याद आया एक बार कि जैसे ड्राइविंग होती है, भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है। जब आप सड़क पे ड्राइव करते हैं तो आप लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं। हमारा जो ट्रैफिक रूल है वो लेफ्ट हैंड साइड का है, यानी आप गाड़ी चलाएंगे तो हमेशा सड़क के लेफ्ट हैंड साइड में चलाओगे। जबकि आप दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे तो गाड़ी चलाते हैं वो राइट हैंड साइड से चलाते हैं। उनका जो एरिया है, जो ट्रैफिक रूल है वो राइट हैंड साइड का है, वहां पे आप गाड़ी राइट हैंड साइड में चलाते हैं। अभी कभी फॉरेन मूवी देखिए तो आप देखेंगे जो ड्राइवर सीट है, हमारी जो ड्राइवर सीट होती है गाड़ी के अंदर, वो होती है राइट हैंड साइड में, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी चलाते हैं। और वो जो है वो गाड़ी चलाते हैं उल्टा, वो राइट हैंड साइड में चलाते हैं, तो उनका जो ड्राइवर सीट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो जैसे ही हमारे यहाँ का बंदा वहां जाता है एक बार, तो भयंकर कंफ्यूज जाता है, क्योंकि उसने लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी चलाई होती है, राइट हैंड साइड में उसके ड्राइवर सीट होती है। जैसे वो फॉरेन यूरोपियन कंट्री में जाता है वो चीजें बदल जाती है, वहां पे वो परेशान हो जाता है, क्योंकि गाड़ी तो वैसी चल रही है, गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। अच्छा, कौन लेफ्ट सही है या राइट सही है? दोनों ही सही है। इंडिया में भी गाड़ियां चलती हैं और आराम से चल रही है लेफ्ट रूल से, और यूरोपियन में राइट हैंड साइड से गाड़ियां चल रही है, आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको पहले सेट करनी होती है कि क्या, बाद में फिर दुविधा हो जाती है। अब दुनिया क्या पहले अब बस गई, अब आप दोनों को ही चेंज करेंगे तो दोनों ही परेशान हो जाएंगे। अगर आप आज यूरोप में सब आराम से गाड़ी चला रहे हैं, अब आप यूरोप वालों को कह दो कि लेफ्ट हो जाओ, तो उनकी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और या फिर हमें कह दो इंडिया वालों को कि राइट हो जाओ, तो हमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो अब तो जो चल पड़ा सो चल पड़ा। इसीलिए अब जैसे-जैसे संस्थाएँ मजबूत होती है, उन्होंने स्टैंडर्डाइज़ करना शुरू कर दिया, ताकि पूरी दुनिया में एक जैसे नियम कायम रहे, ताकि कोई भी एक देश से दूसरे देश में जाए, तो उसे ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, खासकर इन चीज़ों के लेकर। एक दूसरा बड़ा डिफरेंस आता है, किलोमीटर और माइल का। बड़े डिफरेंस है अपने और जो विकसित देश है और जो हमारे देश है, इनमें एक प्रॉब्लम और है, हम हर चीज़ को किलोमीटर में नापते हैं। किलोमीटर, 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 हमारा हर चीज़ किलोमीटर में होता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँगे, तो वहाँ किलोमीटर का सिस्टम इतना पॉपुलर नहीं है या न के बराबर है। वो यूज़ करते हैं माइल्स। वो हर चीज़ को माइल में बोलेंगे, वो माइल्स में बोलेंगे। उनको किलोमीटर का हिसाब-किताब नहीं समझ में आता, वो माइल्स में पाएँगे। जबकि किलोमीटर आसान है, याद रखिए किलोमीटर आसान है, माइल्स टफ है। लेकिन वो माइल्स के साथ सेट हुए हैं। अगर उन्हें आज कहो कि किलोमीटर को अपना लो, तो वो नहीं अपना सकते। वो माइल्स पे ही चलेंगे। ऐसे ही हम किलोग्राम में, पौंड में, वहाँ पे पौंड चलता है। जो पाउंड है, आपने केक देखा होगा, जब आप केक लेने जाते हैं तो केक वाला कहता है 1 पाउंड का बनाऊँ, 2 पाउंड का बनाऊँ। जैसे ही वो हमें कहता है 1 पाउंड का, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब 1 पाउंड होता कितना है ना? केक जब आप लेने गए होंगे बर्थडे के, तो केक लेने जाते हैं तो वो पाउंड में बोलता है, 1 पाउंड का केक बनाऊँ, 2 पाउंड का बनाऊँ। अब हमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार पाउंड क्या है? किलोग्राम में बता कितना होता है? जबकि जो केक है वो फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, तो वो पाउंड में ही आया है, उसको वैसे ही मेंटेन किया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये दिक्कत देती है हमें, है ना? तो शुरुआत में जैसे कोई यहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, आप अमेरिका जाएँगे या यूरोप जाएँगे, तो सबसे पहले करेंसी में दिक्कत आ जाएगी। वहाँ वहाँ लोग डॉलर में पे करते हैं और हम इंडियन जो होते हैं वो रुपीज़ में पे करते हैं। तो जैसे ही हम अमेरिका जाते हैं, तो पहला जो शॉकिंग आपके लिए होता है, किसी भी कंट्री में, ये कोई अमेरिकन कंट्री की बात नहीं, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, फॉरेन कंट्री में, जब आप पहली बार जाते हैं, तो आपके दिमाग में कैलकुलेटर चलता रहता है। वो कहता है, "पानी की बॉटल?" आपने वहाँ पानी की बॉटल, तो उसने कहा कि $1। हम तुरंत खट, 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 खट लग जाते हैं, $1 मतलब भाव क्या चल रहा है? 80 का, ₹80 और $1 में तो समझ में ही नहीं आया कि ये महँगी है या सस्ती है। तो जैसे ही $1 को रुपए में कन्वर्ट किया, तब हमें समझ में आया, हाँ, अरे महँगी है तो। हमारे वहाँ तो ₹10 की मिलती है या 20 की मिलती है, यहाँ तो 80 की दे रहा है, बहुत महँगी है। तो हमारा जो शुरुआती हिस्सा होता है, किसी भी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, वो पहले कुछ दिन यही चलता रहता है, कैलकुलेटर चलता रहता है दिमाग में। रुपए में कन्वर्ट करते हैं, फिर समझते हैं, रुपए में कन्वर्ट करते हैं, फिर समझते हैं। फिर धीरे-धीरे आप सेट हो जाते हैं, तब फिर आप डॉलर टू डॉलर या जो भी है यूरो टू यूरो पे करने लग जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआती दिक्कत ये। तो जो भी शुरुआती नियम है एक बार आप सेट कर दो, फिर उसके बाद परेशानी होगी नहीं होगी और फिर उसी को मानते चलो। उसको बदला जा सकता है लेकिन अब बदलना मुश्किल है। इसे आ जाओ -a से +a, x बराबर -a से प्लस, ये एक चीज़ और समझो, ये जो भी बात उठी है इस बात को समझो, ये कितनी खतरनाक चीज़ है।
ये कितनी कितनी खतरनाक चीज है। अगर आपने किसी को एक बार किसी सेटल पे कर दिया, किसी सिस्टम पे सेट कर दिया, तो बाद में उसे उस सिस्टम से हटा पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। नियर टू इम्पॉसिबल। आप उसे सिस्टम में तो डाल देंगे, आपने कुछ नियम बनाए और आपने उसे नियम में डाल दिया, लेकिन एक बार नियम में आने के बाद फिर आप रिवर्स करना आपके लिए खुद के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया को ऐसे ही काबू किया। माइक्रोसॉफ्ट की कभी आप स्टडी पढ़ेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया को ऐसे ही काबू किया। उसने पूरी दुनिया पे जो राज किया है, या 20-30 सालों तक जो बिल गेट्स है वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बने, वो इसी कारण थे। उन्होंने यही चीज यूज की। उन्होंने विंडो जो थी वो खूब पायरेटेड बिकने दी। पायरेटेड मतलब चोरी वाली। आपको याद होगा, आप लोगों में से काफी लोग 10-10 रुपए में विंडो विंडो 98, विंडो 99, विंडो एक्सपी खरीद के लाए हैं और अपने कंप्यूटर में विंडो डाल लेते थे 10 रुपए वाली, और विंडो धड़ाले से चलती थी। माइक्रोसॉफ्ट चाहता तो कभी भी विंडो को बंद कर सकता था, पायरेटेड कॉपी नहीं आए, लेकिन उसे पता था आदत पड़ने दो, आदत पड़ने दो। क्योंकि जो युवा है, जो पढ़ रहा है, अगर उसे एक बार विंडो की आदत पड़ गई, तो कल जब वो कंपनी में जाएगा और कंपनी पूछेगी कि आपको क्या चलाना आता है, आईओएस मैक चलाना आता है, लाइनेक्स चलाना आता है, या विंडो चलाना आता है, तो आप तुरंत बोलोगे विंडो। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो अपने खुद के कंप्यूटर विंडो कर ले, या फिर आपको लाइनेक्स सिखाए या मैक सिखाए। तो अब आपको मैक सिखाना और लाइनेक्स सिखाने में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि हम कंप्यूटर विंडो के खरीद लें। तो कंपनियों को विंडो के कंप्यूटर ही खरीदने पड़े, विंडो सिस्टम के कंप्यूटर खरीदने पड़े, और दुनिया में विंडो बढ़ गई। ये था आदत डालना। अब आदत ऐसी पड़ गई किसी दूसरे सिस्टम पे जाए, जबकि याद हो आपको, विंडो आज एक ओरिजिनल विंडो के 10 से 12 हजार पे करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम और है जिसका नाम है लाइनेक्स, जो कंप्लीटली फ्री है और सदियों से फ्री है, लेकिन लोग उसे यूज नहीं करते। फ्री है, विंडो 12 हजार रुपए लेता है विंडो देने के, लाइनेक्स कंप्लीट फ्री है, रुपया भी नहीं लेता। क्या यूज करते हैं लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई विंडो की। तो ये जो आदतें हैं ना, ये बिगाड़ना कंपनियों की स्ट्रेटजी होती है कि आपकी आदतें बिगाड़ दें एक बार, फिर उन्हें रीसेट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। एक बार अगर आपको सेट कर दिया, तो आपको वापस से रीसेट करना, वापस से उस धड़े पे लाना जो ओरिजिनल था, आपको नियर टू इम्पॉसिबल होगा। हाँ, 4G का एग्जांपल ले लो, 5G बड़ा है। इसे समझना कि ये सिर्फ आपके भले की बात नहीं है, ये कंपनियों की स्ट्रेटजी है। हम तो मोहरे हैं, हमें तो समझ में आने आने में सदियां बीत जाती है। हमें तो ये जो खेल है, ये समझने समझने में सदियां लग जाती है। सदियों बाद समझ में आता है, अरे इतने साल से हमें मूर्ख बनाया जा रहा था। तो ये वो उनका तरीका है मूर्ख बनाने का। तभी 20-20 साल राज किए। 20-20 साल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन के या सबसे रिचेस्ट आदमी बनना आसान थोड़ी है 20-20 सालों तक। उसका मतलब कोई तो बड़ा गेम खेला ही है, कुछ तो ऐसा खेला ही है जो नॉर्मल आदमी को बहुत देर बाद समझ में आए। जब तक समझ में आए तब तक तो हो चुका सारा काम। तो मोटा मोटी बड़े बड़े सिस्टमों में सब में आप विंडो ही देखते हैं। विंडो के अलावा लाइनेक्स फ्री है, फिर भी नहीं चलता। विंडो पैसे ले रहा है, फिर भी चल रहा है। कारण आदतें, पड़ गई सो पड़ गई। ठीक है ना? ये कल्चर के कल्चर खा जाते हैं। ये बहुत डरावने लोग हैं। ये कल्चर खा जाते हैं, पूरी की पूरी संस्कृति खा जाते हैं ये लोग, है ना? ये संस्कृति खा जाते हैं। जापान को खा गए ये लोग जापान को खा गए। जापान में भी इन लोगों ने यही ट्रिक किया, जो नेस्ले है उन्होंने यही किया। जापान में पहले जो लोग थे, जो पुराने जो लोग हैं जापान के, वो जापानी चाय पीते थे। जापानी चाय में कोई दूध वूध नहीं होता, कुछ हर्बल्स होते हैं, वो डालते थे और वो चाय पीते थे। तो उन्हें पता, अब जापान एक विकसित देश है, अच्छी इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली बात है हर कंपनी को वो एज ए मार्केट दिखता है। लेकिन उन्हें लगा कि या तो लोग चाय पीते हैं और उनकी हर्बल चाय पीते हैं जो कि हेल्दी चाय है और बेस्ट है, अब इसको छुड़वाया कैसे जाए? और उसमें तो छुड़वाया नहीं जा सकता। आज कोई आदमी 30 साल का हो गया उस चाय को पीते पीते, उससे तो छुड़वाया नहीं जा सकता। तो लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है उसको तो खराब किया जा सकता है ना। तो उन लोगों ने शुरू की कॉफी की, जो कॉफी होती है, कॉफी की टॉफियां। आप भी देखिए कि कॉफी नेस्ले की काफी सारी टॉफियां आती है जो कॉफी पे बनी होती है, कॉफी पे बेस्ड होती है। वो टॉफियां बनानी शुरू की, और जो स्कूल के बाहर है या आस-पास है, वो टॉफियां जो है वो बेचनी शुरू की। जैसे-जैसे वो टॉफियां बिकी, बच्चा उस टेस्ट के साथ हैबिचुअल होता गया। उसे उसकी जापानीज़ चाय, जो खुद की चाय है, उसका स्वाद कड़वा लगने लग गया। और आने वाले 10 या 15 सालों में वहाँ का क्योंकि युवा तो बड़ा हो, वो जो छोटा बच्चा है जो टॉफी खा के बड़ा हो रहा है, वो 15 साल का हुआ, जब 16 साल का हुआ, तो उसने किसको चूज़ करेगा? अपनी चाय तो चूज़ नहीं करेगा, वो कॉफ़ी चूज़ करेगा। तो फिर नेस्ले का मार्केट वहाँ पे खड़ा हो गया। आज मोटा-मोटी बहुत बड़ी आबादी जो है जापान की, वो कॉफ़ी पीती है,
और उनकी जो हर्बल टी थी, जो हेल्दी टी थी, वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुकी है, या जो बुजुर्ग लोग हैं वहां तक ही सीमित रही है। और आने वाले 5 या 10 सालों में वो उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखो कितना कल्चरल का बदलाव कर देते हैं ये लोग। और इतना बड़ा गेम खेला, 10 साल का गेम खेला इन लोगों ने जापान के साथ, 10 सालों में ले बैठे, उनकी कल्चर को ले बैठे। सोचो कितना खतरनाक है ये लोग। ये बिजनेस, ये जो कॉर्पोरेशन हाउसेज है, जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं, ये कितना खतरनाक है। ये आपकी सभ्यता की सभ्यता नष्ट करने की ताकत रखता है, इतना बड़ा पावरफुल है, आदत डालने वाला। तो ये आ जाते हैं, ये वाला था। अब इसका समाकलन करना है। इसके समाकलन का कुछ फायदा तो हमें मिल जाएगा। जैसे ये देखो, ये लिमिट जो है वो माइनस से प्लस है। लिमिट माइनस से प्लस होने की वजह से कुछ तो फायदा मिलेगा ही। जैसे इसका फायदा यहाँ उठा लो, ये रहा, यहाँ पे y की पावर माइनस, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है मतलब विषम है। विषम है तो इसका समाकलन जो होगा वो y² बटा 2 आएगा। और y में अपर लिमिट रखेंगे या माइनस लिमिट रखेंगे, दोनों ही स्क्वायर में आएंगे। स्क्वायर में आएंगी तो दोनों कट जाएंगी, बराबर 0 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये वाला पार्ट तो समाकलन में 0 हो गया। क्यों? विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए ये 0 हो गया। इतना समाकलन आपका बचेगा, इतना करना पड़ेगा। तो आ जाओ इतना करते हैं। x² बाहर, dy का समाकलन y, और फिर ये y³ बटा 3, और फिर लिमिट, लिमिट को दुगना कर दिया और 0 से लेकर यहां तक कर दिया, y बराबर b, और फिर आपका x वाला समाकलन, इसको भी 0 से लेकर a तक और डबल कर दो, क्योंकि अब सम फलन आ गया है ना, स्क्वायर वाले फलन आ गए, तो ये हमने हटा दिया। तो ये आ गया 0 से लेकर y बराबर b √1 माइनस x² dx। तो ये आपका पार्ट आ गया। तो ये 2 2 4 हो गया। अब ये अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो। अरे यार इतना समाकलन करवाओगे, इतना करवाओगे। चलो पहले तो y तो कॉमन निकालो, समाकलन तो बड़ा होगा ही। 2 और 2 4 हो गया। ये y कॉमन निकल जाएगा, और फिर y की लिमिट रख दो। ये अंडर रूट वाला कॉमन ले लो, फिर ये x में बदल जाएगा, फिर x वाला समाकलन करना होगा। जगह कहाँ से लाऊं? 4 तो आ चुका ना। अच्छा 4 बाहर निकालो इसे, तो एक b कॉमन आ जाएगा और एक ये अंडर रूट वाला कॉमन आ जाएगा। b कॉमन आ गया और ये एक अंडर रूट वाला आ गया। b अंडर रूट कॉमन आ गया, ये बच गया x² प्लस b³ था, तो ये हो गया b² बटा 3। फिर एक अंडर रूट कॉमन आ गया, 2 बच गया, और पावर बच गई, स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया। अब इसका समाकलन करना बहुत लंबा है भाई। लंबा करवा दिया यार, थोड़ा बहुत छोटा करवा देते। अब यहाँ पे समाकलन करने के लिए x बराबर साइन थीटा रख दो। x बराबर a साइन थीटा रखने पर
जिससे फॉर्मूला बन जाएगा, थोड़ा सा ये सरल हो जाएगा, x बराबर a साइन थीटा रखने पर, जिससे ये फॉर्मूला बन के थोड़ा सा समाकलन के लायक हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/2 तक, x बराबर a साइन थीटा लेने पर। x बराबर a साइन थीटा ले लो, dx बराबर आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 4, 0 से लेकर π/2 तक, b, और ये a स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया, कोस बाहर आ गया, ये हो गया b cos थीटा। अंदर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस ये आ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये b स्क्वायर बट्टा 3 कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर है आपका a cos थीटा d थीटा। हाँ, अब इसे ब्रैकेट खोलो और गामा सूत्र लगा के समाकलन कर दो। गामा सूत्र लगा के समाकलन कर दो, तो गामा सूत्र लगाओगे तो ये आ जाएगा ए बी, 4ab तो बाहर आ जाएगा, 4ab तो चार ए बी बाहर, और ब्रैकेट खोलने पर cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर बटा 3 कॉस की पावर 4। ये लो, अब इस पे लगा दिया क्या? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस पे गामा सूत्र लगा दो, और गामा सूत्र लगा के इसका समाकलन कर लो, कितना आएगा। निको तो बता रही है कि पाई ए बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 2 आएगा। देखो भाई, यही आएगा क्या, चेक करो। देखो, जो निको कह रही है वो तो ये है, सही है गलत है चेक कर लेना। पाई ए बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 2। अच्छा, इतना ही आ रहा है, ठीक है बस। अच्छा, इसका 4 आ रहा है तुम्हारा बट्टे में, सुधांशु कह रहा है बट्टे में 4 आ रहा है, निको का बट्टे में 2 आ रहा है। अच्छा, अनिल कह रहा है 4 आएगा, ठीक है फिर डन। बट्टे में 4 आएगा, पाई ए बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 4। ठीक है ना, ठीक है, डन हो। आ जाओ, अगले पे आ जाओ। यहाँ बता दूं मैंने, गामा सूत्र लगा के कर रहे हैं। गामा सूत्र, जो बीटा गामा पढ़ा था वो हमने लगाया, ये π/2 है यहाँ पे। अगला सवाल भी सेम है, लेकिन इस केस में चेंज कर दिया है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट जो है सिर्फ वहां तक ही करो, सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट तक करो। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट तक करने का मतलब सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के लिए ही करना है, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक करना है। और पहले क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट में हल्का सा फर्क पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। अभी तक चारों के लिए कर रहे थे, अब चारों के लिए करने के बजाय हम सिर्फ एक के लिए करेंगे। बस एक के लिए, एक क्वाड्रेंट के लिए करना होगा। एक क्वाड्रेंट के लिए करोगे तो y बराबर 0 से लेकर, क्योंकि आप यहां से शुरू करेंगे, एक क्वाड्रेंट ये होगा, ये रहा y बराबर 0 से लेकर ऊपर की तरफ y बराबर प्लस वाला b
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। फिर x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक। फलन वही है, यानी वही समाकलन आ जाएगा और चौथाई आ जाएगा, है ना। जो पिछली बार आंसर आया उसका चौथाई आ जाएगा, उसका चौथाई आंसर आ जाएगा 1/4, और वो जो टोटल था वो आया था आपके पास पाई ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 4। इसका चौथाई और कर दो, उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। पिछली बार आया था उसका चौथा कर दो, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने चौथाई कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि जब भी आप दिग्वर्त देखो, दिग्वर्त देख के आप चौथाई कर दो। हाँ हाँ, ऐसा मत कर देना भाई, ऐसा मत कर देना। ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसकी वजह से ये फायदा हुआ क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ये जो है ना, ये सिमेट्रिक है, इसको जब आप खोलते हो तो ये सिमेट्रिक है, इसका फायदा हमें मिला है। और शायद आंसर बदल भी जाएगा, बिल्कुल बदलेगा नहीं। ये देखो, ये गलत है, नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इस बार ये वाला भी आएगा। पिछली बार ये 0 हो गया था, पिछली बार ये 0 हो गया था, इस बार ये 0 नहीं होगा, इस बार ये नॉन जीरो होगा। इस वजह से इस पार्ट का भी इंटीग्रेशन होगा। पिछली बार फायदा मिल गया था माइनस और प्लस लिमिट का, और माइनस प्लस लिमिट का फायदा मिलने की वजह से ये 0 हो गया था, इस बार ये 0 नहीं होगा, इस बार इसकी वजह से भी आंसर आएगा, यानी ये सवाल अब करना पड़ेगा, है ना। तो कई बार ये भी एक धोखा हो जाता है, हमें लगता है कि ये तो चौथा ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें जो एक्स वाई वाला पार्ट है, उसमें पिछली बार जो 2xy वाला भाग था, उसका फायदा हमें मिल गया था कि वो 0 हो गया था, क्योंकि लिमिट माइनस से प्लस तक थी, y की पावर 1 थी, तो y विषम घात का था, विषम घात का था तो समाकलन 0 हो गया। पिछली बार ये फायदा मिल गया था क्योंकि लिमिट माइनस से प्लस थी, इस बार माइनस से प्लस है ही नहीं, लिमिट 0 से है सारी, यानी एक साइड की लिमिट है। अब एक साइड की लिमिट है तो इस बार ये पद 0 नहीं होगा, तो इसका भी आंसर अब आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो है ये बदल जाएगा, इसलिए इस बार आंसर समाकलन तो वही रहेगा वैसा ही सब कुछ, लेकिन इस बार ये 2xy वाला भी पार्ट आपका इन्वॉल्व होगा समाकलन के भीतर। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई ऐसे नहीं कि कोई ये सोचे कि ये रहा तो ये तो एक जैसा है, तो चौथाई का पूछा है तो सीधा आंसर को 1/4 कर दे, है ना। तो 1/4 करने से पहले इसको भी चेक करिएगा, इसको भी देखिएगा कि जो फलन है आपका वो कैसा है, क्योंकि क्षेत्र तो एक जैसा है, प्लॉट तो एक जैसा है, लेकिन प्लॉट एक जैसा होने का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे जो घर बने हैं वो भी एक जैसे बने हैं। हो सकता है यहाँ पे ज्यादा घर बनाए हो, यहाँ पे कम बनाए हो, यहाँ पे और कम बनाए हो, यहाँ पार्क ही बनाए हो खाली, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये जो क्षेत्र है ये एक समान है, क्षेत्र एक समान है, लेकिन क्षेत्र के ऊपर जो बिल्डिंगें खड़ी हुई है उसकी क्या गारंटी है वो एक समान है। तो क्षेत्र एक समान हो प्लस जो बिल्डिंग बनाने वाला नियम है वो भी एक समान हो, उसका एक्स वाई से कोई फर्क ना पड़ता हो कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर आप चौथाई कर सकते हो। लेकिन अगर वो बदल रहा है तो फिर आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखना ये बात, बहुत बहुत जरूरी चीज है, कंफ्यूजन कर देती है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये डाल देती है। बात समझ रहे हो, हमारी भावनाएं समझ रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे दो है, दो चीजें हैं, एक तो है आपका क्षेत्र का सम्मित होना, क्षेत्र का चारों तरफ से एक जैसा होना, नंबर एक। अब प्लॉट एक जैसा हो गया, ये बात कंफर्म है कि प्लॉट चारों तरफ से एक जैसा है, ठीक है। लेकिन प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंगें खड़ी है वो भी तो एक जैसी होनी चाहिए। बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है वो फलन है, तो फलन क्या अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहा है? जवाब है कर रहा है, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग काम कर रहा है, मतलब फलन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है क्वाड्रेंट के लिए। फलन भी तो सिमेट्रिक चाहिए था, फलन सिमेट्रिक नहीं था। फलन में इतना पार्ट सिमेट्रिक था तो इतना आंसर आपको वहां से मिल जाएगा, इतना सिमेट्रिक था तो इतना आंसर तो वहां से मिल जाएगा। लेकिन जो 2xy है ये फिर वहां पे 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ आपको इसको निकालना पड़ेगा, ये बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समझना होता है, और ऐसे सवाल बढ़िया सवाल माने जाते हैं क्योंकि ऐसे सवाल आपको भ्रमित करते हैं, ऐसे सवाल आपको भ्रमित करते हैं। क्योंकि नॉर्मली बच्चा ये सोचता है, नॉर्मली उसने क्षेत्रफल निकाला हुआ होता है, उसे पता होता है एक का निकाल के 4 से गुणा कर दो, लेकिन ये आयतन है, ये आयतन है, ये क्षेत्रफल नहीं है।
ठीक है ना, ये क्षेत्रफल नहीं है, ये तो प्लॉट है। घर तो इसके ऊपर बन रहा है जो आप दिखाई नहीं दे रहा, घर तो इसके ऊपर बन रहे हैं जिनका आयतन हम निकाल रहे हैं, वो ये नहीं है, ये तो जमीन है, ये तो जमीन है। घर तो इसके ऊपर बन रहे हैं, जैसे आपका प्लॉट है या आपका खेत है, आपका फिर जो मकान बने हैं आयतन तो उनका है, खेत तो वो जगह है जहां पे मकान बने हैं, आयतन मकानों का है। ठीक है ना, तो ये तो प्लॉट है, प्लॉट सिमेट्रिक है। अब प्लॉट के सिमेट्रिक होने का मतलब नहीं कि पूरे प्लॉट पे आपने घर भी सिमेट्रिक बनाए हैं, मतलब इस कोने पे वही घर बनाया है जो इस कोने पे बनाया, उसी कोने पे वही बनाया और उसी कोने पे वही बनाया, ये जरूरी थोड़ी होता है। ये तो कभी नहीं देखते आप, कभी भी नहीं देखते। क्या पूरे खेत में एक जैसा घर बनाते हैं चारों कोनों पे? नहीं ना। तो फिर तो वो फिर फलन भी देखना होता है। हाँ, हो सकता है कि कोई फलन ऐसा हो जो चारों क्वाड्रेंट में, मतलब खेत के चारों हिस्सों में एक जैसा घर बना रहा हो, बढ़िया बात है, फिर एक का निकाल के 4 से गुणा कर दो। लेकिन अगर फलन ऐसा है कि हर क्वाड्रेंट का अलग घर बना रहा है, अलग तरीके से बना रहा है, तो फिर आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है ना, इसको केयरफुली लेना, सावधानी पूर्वक लेना। अब समाकलन करके इसको निकाल लेना। आगे समझ में? क्षेत्र बनाना समझ में आया कि कैसे क्षेत्र बनता है, कैसे आप समाकलन करते हैं। फिर समाकलन वाला तरीका है, फिर समाकलन ही बचा, फिर जो तो आप अभी पढ़ ही रहे हैं समाकलन 12th में, तो उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा, समाकलन तो उससे हो जाएगा। मेन है ये लिमिट बनाना, ये जो लिमिट है ये बनाना, और जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, उसके आइडिया को समझना कि वॉल्यूम का आइडिया एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलो आज क्लास यहीं पे एक बार खत्म करते हैं, फिर समाकलन वाली क्लास में फिर मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट क्लास में।